हेलो, जय हिंद। आज है एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और यह छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं 20 क्वेश्चन लेते हैं, 20 प्रश्न लेते हैं, जैसा कि आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, और सारे टॉपिक को कवर कर देते हैं। और जितने भी पीवाई के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उन सबको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन सा जो प्राधिकारी है 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट करते चलिएगा। ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 2025 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट करते चलिएगा। इसमें सीधा सा पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कौन का कार्य करता है, राज्य के राज्यपाल या फिर डीजीपी या मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव। तो ये करते हैं क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। और किस आधार पर, तो रोटेशन के आधार पर। इनका समय अवधि क्या होता है, अगर हम समय अवधि की बात करें, समय अवधि कितना होता है, तो समय अवधि जो होता है 1 वर्ष का होता है। समय अवधि कितना का होता है, तो 1 वर्ष का होता है, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं अगर कि इसके अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसके, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री काम करते हैं। और ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जो भी गृह मंत्री होगा वे ही क्या होंगे कि इस पद पर अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। गृह मंत्री इसके क्या होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं, ठीक। गृह मंत्री इस पर अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यह जो क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ वो आखिर कब किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है तो आखिर ये क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया जाता है, तो 1956 में किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1956 में किया जाता है। और अभी टोटल क्षेत्रीय परिषद कितना है, तो 5 क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। टोटल कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो 5 टोटल क्षेत्रीय परिषद है, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दिया गया है, ऑप्शन ए है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट करते चलिएगा। इसका जो सही जवाब है क्या है, इसका जो सही जवाब है 123 में। अध्यादेश की शक्ति किसमें है, अध्यादेश की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 में है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 कर देते हैं, डायरेक्ट अध्यादेश कर देते हैं। जैसे जो जज ही होता है क्या करता है, 3 बार वो हथौड़ा मारता है, तो इसी प्रकार ये राष्ट्रपति भी हैं क्या करते हैं 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है। यानी अध्यादेश जारी कर देते हैं। 72 में क्या है, तो 72 में क्षमादान की शक्ति है। 72 में क्या है, तो क्षमादान की शक्ति है। क्या यह मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं। ये क्या क्षमा कर सकते हैं, मृत्युदंड को भी क्या कर सकते हैं, ये क्षमा कर सकते हैं। उसकी अवधि को घटा सकते हैं या फिर किसी अन्य जो कम चीज़ें में होता है उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 में अगर हम अनुच्छेद 74 की बात करते हैं, अगर हम 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन, क्या मंत्रिपरिषद की गठन की बात है किसमें, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की गठन का बात है। उसके बाद 356 किससे संबंधित है, 356 है जो 356 है किससे संबंधित है, तो ये है राज्य आपातकाल से संबंधित है। राज्य आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। राज्य आपातकाल से संबंधित है। अगर हम राष्ट्रपति पद की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति पद की जो चर्चा है 52 से 62 तक है, ठीक है। मुख्य रूप से अन्य भी रिलेटेड अनुच्छेद है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो 52 से 62 इन्हीं से संबंधित है। अगर किस भाग में अगर हम भाग की चर्चा करें तो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, ठीक। उसके बाद अभिन्न राष्ट्रपति कौन है, अभिन्न वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। किस क्रम के है, तो ये है 15वें क्रम के। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति भी कौन है, उपराष्ट्रपति भी 15वें ही क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति 15वें क्रम के ही हैं, ठीक है। लेकिन नाम अलग हो गया है, चेंज हो गए हैं। वो है सीपी राधाकृष्णन, क्या सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले थे
जगदीप धनखड़। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे जगदीप धनखड़। ठीक। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का ये शक्ति होता है कि ये लोकसभा का भी गठन कर सकते हैं। ठीक है। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाने का काम, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम यही करते हैं। यानी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का केवल काम करते हैं, लेकिन अध्यक्षता, अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो वे करते हैं लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन में ही क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, अध्यक्षता करते हैं। और अभी कौन है? तो ओम बिरला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है? ठीक है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? राज्य वित्त आयोग की बात हो रहा है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है 76वां संविधान संशोधन, या 73वां, या 86वां, या 101वां संविधान संशोधन। तो राज्य वित्त आयोग की अगर हम गठन की बात करते हैं, अगर वित्त आयोग के गठन की बात करते हैं तो 21 संविधान संशोधन के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो ये किया जाता है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसका गठन किया जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसका गठन किया जाता है। 1992 में यह गठन होता है। इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया जाता है। क्या? पंचायती राज का प्रावधान किया जाता है। और किस स्तर का? तो त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो सिफारिश कौन सा समिति किए थे? तो ये किए थे बलवंत राय मेहता समिति। कौन? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक। उसके बाद अगर हम 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो एक देश एक कर यानी जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। एक देश एक कर से संबंधित है। एक कर से संबंधित है। ठीक है। एक देश एक कर से संबंधित है। अगर हम 86वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में होता है। और इसी में क्या किया जाता है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य बना दिया जाता है कि ये लोगों का क्या है? कि मौलिक कर्तव्य है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आयु को इसमें क्या किया जाता है? कि इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। और शुरू में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो शुरू में मौलिक कर्तव्य 10 थे। ठीक है। 21 देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और किस संविधान के भाग में इसकी चर्चा है? तो भाग 4 के क में है। ठीक। और किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है। ठीक है। 51 के ए में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 2025 तक मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा 11 ही है। टोटल भारतीयों को मौलिक कर्तव्य कितना पालन करना होता है? तो 11 ही होता है। लेकिन अगर क्या यह मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? अगर हम मूल संविधान की बात करें, यानी जब हमारा संविधान बना था, तो क्या यह मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में था? तो नहीं था, यह बिल्कुल नहीं था। यह जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? तो 1976 में जोड़ा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन सा समिति सिफारिश किया था? तो वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो क्या किया था? सिफारिश किया था। स्वर्ण सिंह समिति इसको क्या किया था? सिफारिश किया था। ठीक है। राष्ट्रध्वज की या फिर संविधान की जो ये होता है, राष्ट्रध्वज या संविधान की जो सम्मान के प्रति राष्ट्र कर्तव्य होता है, ये जो मौलिक कर्तव्य होता है, किस में चर्चा है? तो मौलिक कर्तव्य का जो 1 का ए है उसी में चर्चा है। ठीक है। उसी में क्या है? चर्चा है। अखंडता की बात करें तो वो मौलिक कर्तव्य 3रा में चर्चा है। ठीक।
उसके बाद बात करते हैं कि हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। हरित क्रांति के अगर हम जनक की बात करें तो हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। तो भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें, आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है। हरित क्रांति में क्या किया जाता है? तो हरित क्रांति में HYV बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, HYV का प्रयोग किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई यील्डिंग वेराइटीज होता है। क्या? हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, बीज का प्रयोग किया गया। इसमें सिंचाई पर बल दिया गया। क्या? इसमें सिंचाई पर, उन्नत किस्म के सिंचाई पर बल दिया गया। उसके बाद उर्वरक का प्रयोग किया गया, यानी खाद का उर्वरक का प्रयोग किया गया। इसमें आत्मनिर्भर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हम लोग बन गए। और ये आता कब है? किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में आता है। कौन सा पंचवर्षीय योजना में आता है? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में आता है। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री किस चीज़ का नारा देते हैं? जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। उसके बाद इसका केवल एक ही बैड इफेक्ट था कि पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या? इसका पर्यावरण पर क्या होता है? पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया गया। ठीक है, और कीटनाशक दवा का प्रयोग किया गया, तो पर्यावरण पर क्या होता है? इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल में बात करें, वर्ल्ड लेवल में कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। जबकि श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है भारत में? ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, और यह दूध से संबंधित है। क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डफला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? ठीक है, डफला की पहाड़ी की बात किया जा रहा है। डफला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? तो डफला की जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। डफला की पहाड़ी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगर हम कुछ अन्य पहाड़ियों की बात करें कि जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो अन्य पहाड़ियों में आपका आ जाएगा मिशमी आ जाएगा, नामचा बरवा आ जाएगा। क्या? मिशमी हो गया, नामचा बरवा हो गया, मिशमी हो गया, नामचा बरवा हो गया। और अगर हम बात करते हैं तो मिशमी हो गया, नामचा बरवा हो गया, कांगटो हो गया, गोरी चेन हो गया, कांगटो हो गया। ठीक है। और अगर हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा म्यांमार से सीमा साझा करता है। सब सर्वाधिक मात्रा में म्यांमार से सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा साझा करता है। म्यांमार से भारत की कितनी सीमा साझा होती है? ठीक है, सीमा साझा करता है। म्यांमार से अगर हम भारत की सीमा साझा की बात करते हैं कितना होता है? 1643 किलोमीटर होता है। 1643 किलोमीटर है। कितने राज्यों से यह सीमा साझा करती है? तो ये 4 राज्यों से सीमा साझा करती है। नमामि। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कौन कौन राज्य है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और बात करते हैं तो मणिपुर हो गया और फिर मिजोरम हो गया। मणिपुर और मिजोरम। ठीक। बोमडीला दारा है, कहाँ है? बोमडीला दारा की अगर हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, बोमडीला दारा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक। डफला की पहाड़ियाँ हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लैगून
लैगून यानी खारे पानी का झील कौन सा? लैगून या फिर खारे पानी का झील कौन सा? चिल्का झील है कि उलट झील है कि सांबर झील है कि लोकटक झील है? तो यह है चिल्का झील। सबसे बड़ा लैगून खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। ठीक है। और यह पहला रामसर स्थल है। क्या? यह पहला रामसर, भारत का यह पहला रामसर स्थल है। इसको 1921 में रामसर स्थल के रूप में क्या किया गया कि घोषित किया गया। 1921 में क्या किया गया कि इसको रामसर स्थल के रूप में क्या किया गया जाता है? तो घोषित किया जाता है। ठीक है। कुछ अन्य झील की बात कर लेते हैं। तो लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोकटक झील हो गया, मणिपुर में है। और ये जो लोकटक झील है इसको तैरता हुआ झील भी बोलते हैं। क्या? इसको तैरता हुआ झील भी बोलते हैं। तैरता हुआ झील भी बोलते हैं। जो मांडवी जो झील है, जो मांडवी जो झील है वो कहाँ है? मांडवी अगर हम झील की बात करते हैं, नहीं मांडवी झील नहीं है, मांडवी जलप्रपात है। ठीक है। ये हो गया झील। उसके बाद जो उलट झील है सबसे ताज़े पानी का झील है। ठीक है। सांबर झील है या नमकीन पानी का झील है, किस राज्य में है? तो सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। और लोकटक झील हो गया। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील है कहाँ? तो मणिपुर में है। ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? अगर आंसर पता होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को, या फिर मीथेन को? तो ये हंसाने वाला गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है। और इसका अगर हम उद्गम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ से? तो ये अपशिष्ट पदार्थ से उद्गमित होता है, गोबर से उद्गमित होता है, और धान के खेत से भी इसका क्या होता है? उद्गम होता है, मतलब निकलता है। धान की खेत से भी गोबर गैस में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो मीथेन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में इस वायुमंडल में कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03% पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो लगभग 78% पाया जाता है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%, या फिर इसी को हम लोग लगभग में 21% कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका कौन सा? हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि आंसू गैस किसको बोलते हैं? क्या? आंसू गैस किसको बोलते हैं? तो आंसू गैस बोलते हैं हम किसको? आंसू गैस बोलते हैं हम CS को बोलते हैं। आंसू गैस हम किसको बोलते हैं? आंसू गैस हम बोलते हैं CS को बोलते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा गैस निभाता है? ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तो वो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी जरूरत होती है गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ठीक है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो बाहर निकलता है ऑक्सीजन। कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो वो निकलता है ऑक्सीजन। ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? तो सबसे हल्का गैस होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का गैस कौन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। ठीक। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारा में हीलियम गैस भरा जाता है। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारा की अगर हम बात करते हैं, गुब्बारा में हीलियम गैस भरा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशीलता उसमें ज़्यादा होता है। हीलियम गैस भरा जाता है। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, रिपीट हो गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है। 2-3 बार रिपीट हो जाता है तो आप परेशान नहीं होइएगा। देखिए, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों को बार बार लाया जाता है, और एक क्वेश्चन से हम लगभग क्या करते हैं, सारे विटामिन से संबंधित रोगों को कवर कर देते हैं। ठीक है। तो
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। किसमें होता है? तो बच्चों में होता है। किसमें होता है? तब बच्चों में होता है। जो स्कर्वी होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी की अगर हम बात करते हैं तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं बेरी किसके कारण होता है? तो B1 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो थाइमीन होता है, ठीक है। उसके बाद एनीमिया किसके कारण होता है? एनीमिया तो लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लोहा की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगर हम रतौंधी की बात करें या फिर जीरोप्लाइथेमिया की बात करें, रतौंधी या जीरोप्लाइथेमिया की बात करते हैं तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। रेटिनॉल होता है। अगर हम विटामिन ए की स्रोत की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है, गाजर में, ठीक है। पपीता में, गाजर, पपीता, आम में इसमें विटामिन ए पाया जाता है। लोहा का अगर हम सोर्सेज की बात करें सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो पालक में लोहा पाया जाता है, ठीक है। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, ठीक। अगर हम विटामिन डी की बात करें, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और विटामिन डी का स्रोत की बात करते हैं तो ये मीट मछली अंडा हो गया आपका। और विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश भी प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, एक खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और घाव अगर किसी व्यक्ति का घाव देरी से भर रहा, उसमें किस विटामिन की कमी होता है? तो विटामिन सी की ही कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। विटामिन को के जो होता है रक्त को थाका बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्या? विटामिन के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक की बात किया जा रहा है तो गंडक को नहीं बल्कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार को शोक कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। अगर हम बंगाल का शोक की बात करें, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं अगर हम असम का शोक की बात कर लेते हैं, असम राज्य की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक किसको कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ठीक। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये महानदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, ठीक। वहीं बात कर लेते हैं कर्नाटक का शोक किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक का शोक किसको कहा जाता है? तो डोनी नदी को कहा जाता है। कर्नाटक का शोक किसको कहा जाता है? तो डोनी नदी को कहा जाता है, ठीक। वहीं बात करते हैं कि चीन का शोक किसको कहा जाता है? तो वेंग हो को कहा जाता है। चीन का शोक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वेन, ठीक है, वेन हो को कहा जाता है, मेम हो को कहा जाता है चीन का शोक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? आरबीआई लगाती है कि नीति आयोग लगाती है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय लगाती है कि वित्त आयोग लगाती है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ लगाती है। कौन लगाती है? केंद्रीय सांख्यिकी। ये इसको आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। नीति आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 2015 में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि योजना आयोग को क्या किया जाता है, 5 ईयर जो प्लान चल रहा था उसको समाप्त करने के बाद नरेंद्र मोदी नीति आयोग को गठन करते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 280 अनुच्छेद में है। किस में है? तो 200 और अच्छा एक और प्रश्न पढ़े हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है कि राज्य में वित्त आयोग का गठन की बात किया गया है, ठीक है, राज्य में वित्त आयोग का बात किया गया, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा एनएसओ, जो एनएसए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल, एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसओ का फुल फॉर्म की बात करते हैं
NSO का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, ठीक। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अच्छा, पहले ये NSO नहीं था, पहले ये NSO नहीं था बल्कि CSO था। पहले ये क्या था, पहले यह CSO था, पहले यह क्या था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था। क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन 23 मई 2019 को क्या किया गया कि दो संस्था को आपस में जोड़ दिया गया। किसको, NSO को और CSO को, ठीक है। और इसी को हम NSO के रूप में आज जानते हैं, ठीक है। शुरू में अगर प्रारंभिक की बात करता है तो CSO ही क्या करता था कि राष्ट्रीय आय की गणना का काम करता था। कौन करता था, तो CSO ही करता था। लेकिन आज नाम बदल गया है, इसलिए अब इसमें ऑप्शन में भी कहीं CSO नहीं था, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, NSO होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, NSO होगा, ठीक। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की अब बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस खेल से थॉमस कप संबंधित है। किस खेल से थॉमस कप संबंधित है। तो जो थॉमस कप है किससे संबंधित है जी, तो वो है थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। थॉमस कप से किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगर हम टेबल टेनिस से संबंधित कुछ कप की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल टेनिस, डेविस कप का संबंध किससे होता है, टेबल टेनिस से होता है। डेविस कप का संबंध किससे होता है, टेबल टेनिस से होता है, ठीक। हॉकी से रिलेटेड आगा खान कप है, ध्यानचंद कप है, आगा खान कप, ध्यानचंद कप, और बात करते हैं सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, ठीक। फुटबॉल से संबंधित अगर हम कप की बात करें तो संतोष ट्रॉफी, डुरांड कप फुटबॉल से संबंधित है। डुरांड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। जबकि दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी हो गया, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछा जाए, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वो थी 8। कितनी थी, तो 8 थी। टोटल कितने ऐड किए गए, तो टोटल को 4 ऐड किए गए। और अब कितना है, तो अब है 12। अब कितना है, तो 12 है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में शक्ति की बंटवारा है, बंटवारा की चर्चा, शक्तियों की बंटवारा की चर्चा। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो शक्तियों की बंटवारा की चर्चा है, ठीक। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल कानून का उल्लेख है। दल बदल कानून का क्या है, उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची, ठीक। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो जो 12वीं अनुसूची है वो संबंधित है नगर पंचायत से। किससे संबंधित है, तो नगर पंचायत से, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। PYQ में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से रहे हैं, ठीक है। अच्छा, शक्तियों का बंटवारा कितने भागों में किया जाता है, तो 3 भागों में किया जाता है। एक तो संघ सूची होता है, दूसरा जो होता है वो राज्य सूची होता है, दूसरा क्या होता है, राज्य सूची होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है समवर्ती सूची होता है। जो तीसरा होता है क्या होता है, तो वो होता है समवर्ती सूची होता है। तीसरा क्या होता है, तो समवर्ती सूची होता है, ठीक। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर
कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस होता है वो राज्य सूची का विषय है। पुलिस किस सूची का विषय है? जैसे बिहार पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, तो ये किस सूची का विषय है? तो पुलिस जो होता है राज्य सूची का विषय होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। सबसे हल्की जो धातु है कौन सा है? तो लिथियम है। ठीक, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील धातु सोडियम होता है। सबसे क्रियाशील धातु, और इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे क्रियाशील धातु। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु कौन हो गया? तो अच्छा, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा धातु होता है? सबसे अच्छा, ठीक है, विद्युत का सुचालक, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक की बात करते हैं। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक वो चांदी होता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक की बात करते हैं, तो वो कौन सा धातु होता है? वो होता है चांदी होता है। कौन सा धातु होता है? तो वो चांदी होता है। ठीक है, और ये सबसे क्रियाशील धातु सोडियम नहीं होता है, बल्कि होता है पोटेशियम। ये होता है पोटेशियम होता है। ठीक है, सबसे क्रियाशील जो धातु होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है। धातु को काटा जा सकता है, तो चाकू से काटे जाने वाले धातु की अगर हम बात करें, ठीक है, चाकू से काटे जाने वाले अगर हम धातु की बात करते हैं, तो वो सोडियम और पोटेशियम होता है। कौन कौन होता है? तो सोडियम और पोटेशियम होता है। ठीक है, चाकू से इसको काटा जा सकता है। कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो अगर हम तरल अवस्था वाले धातु की बात करें तो वो होता है कौन सा? पारा होता है। ठीक है, पारा होता है। सबसे हम भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम होता है। सबसे भारी धातु की अगर हम बात करें, तो कौन सा होता है? ऑस्मियम ही होता है। ठीक है, ऑस्मियम होता है। ठीक है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु हो गया। लिथियम सबसे हल्का और भारी कौन हो गया? ऑस्मियम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्या किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। इसे ग्रहों का राजा कहा जाता है, बृहस्पति को, और सबसे बड़ा ग्रह यही है। इसे क्या कहा जाता है? बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा जाता है, ग्रहों का राजा, या फिर इसको पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या इसको पीला ग्रह भी कहते हैं? और यह सबसे बड़ा है। ठीक है, जो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की मौसी, चाची, ताई, बहन, सब इसी को कहा जाता है, शुक्र को। ठीक है, उसके बाद मंगल को तो लाल ग्रह कहा ही जाता है। शनि को क्या जाता है? शनि को छलों वाला ग्रह कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है, छलों वाला ग्रह। ठीक है, छलों वाला ग्रह किसको कहा जाता है? तो शनि को ही कहा जाता है। और उसके बाद इसको गैस का दानव भी कहा जाता है। क्या इसको गैस का दानव भी कहा जाता है, गैस का दानव भी इसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, यानी नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो कहा जाता है, नीला ग्रह वो कहा जाता है पृथ्वी को। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि लेटा ग्रह किसको कहते हैं? लेटा ग्रह या फिर हरा ग्रह, तो और उनको कहते हैं लेटा या फिर हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं लेटा या हरा ग्रह, और उनको कहते हैं। ठीक है, और उनको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में क्या हुआ था कि आपातकाल लागू हुआ था। 25 जून को ही क्या मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में आपातकाल लगाया जाता है? भारत में अगर आपातकाल की बात करते हैं तो 352 के तहत क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। ठीक, 360 में
राज्य आपातकाल लगाया जाता है, या फिर राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल यानी किसी भी राज्य में अगर सही से शासन नहीं चल रहा तो वहाँ पर आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है उसमें, ठीक। उसके बाद अरे यार ये 356 में ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हाँ, 356 में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात की चर्चा है। 360 में क्या है, तो 360 की अगर हम बात करते हैं, 300 अगर हम 60 की बात करते हैं, 360 में क्या है, तो 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा हुआ है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की चर्चा, ठीक। इसमें वित्तीय आपातकाल की चर्चा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ। तो ऋग्वेद में अगर हम गंगा नदी का उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है, यदि हम यमुना के उल्लेख की बात करते हैं तो यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं तो वो माना गया है सरस्वती नदी को। किस नदी को, सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है सिंधु को। सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है सिंधु को माना गया है, ठीक। उसके बाद 28वां प्रश्न, अच्छा ऋग्वेद में नृत्य कला की भी चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, नृत्य कला की चर्चा है। कितने मंडल है, चर्चा है कितने मंडल है, तो इसमें 10 मंडल है, ठीक है। जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री की चर्चा है, गायत्री की चर्चा है, गायत्री मंत्र की चर्चा है। तीसरा मंडल में किस चीज़ की चर्चा है, तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। और कितनी ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त है। और 10,462 कितना है, 10,462 के लगभग, 10,462 के लगभग ऋचाएँ हैं, ठीक है, ऋचाएँ हैं, ठीक। और इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है, ठीक है, इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद जो चतुष्वर्णीय की चर्चा यानी क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण की जो चर्चा है ये ऋग्वेद में ही है, ठीक है, ऋग्वेद में ही है, ठीक। और जो 9वां मंडल है सोम से संबंधित है। 9वां जो मंडल है सोम से संबंधित है। 9वां मंडल सोम से संबंधित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये है कुचिकल फॉल्स। कौन है, तो कुचिकल फॉल्स है, कुचिकल फॉल्स है, ठीक है। और भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है, तो चित्रकूट को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है, भारत की अगर हम नियाग्रा की बात करते हैं, भारत की नियाग्रा चित्रकूट को कहा जाता है। किस राज्य में है, भारत की नियाग्रा किसको कहा जाता है, तो चित्रकूट को कहा जाता है। किस राज्य में है, तो ये है छत्तीसगढ़ में, चित्रकूट को कहा जाता है। और है किस राज्य में, तो ये है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर। कौन सा नदी है, तो यह है इंद्रावती नदी है। कौन सा नदी है जी, इंद्रावती नदी है, ठीक, इंद्रावती नदी है, ठीक। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है, दूधसागर जलप्रपात की बात करते हैं। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। यानी दूधसागर जो जलप्रपात और किस नदी पर है, तो ये तो एक तो गोवा में है, और दूसरा ये मांडवी नदी पर। किस नदी पर है, तो ये मांडवी नदी पर है, ठीक। ये हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये झारखंड राज्य में। हुंड्रू जो जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। और किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। झारखंड में है और स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक, स्वर्णरेखा नदी पर है ये, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अंतिम प्रश्न ही है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा देते हैं ये सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा को देते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस देते हैं। उसके बाद दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने ही दिया था, दिल्ली चलो। उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का ही है। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी। और कब दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था, ठीक। उसके बाद मारो फिरंगियों को
मारो फिरंगियों को, इसका नारा किसने दिया था? मंगल पांडे दिया था। ठीक, मंगल पांडे। ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किनका नारा है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, तिलक का था। ठीक, तिलक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जीव कब बनाया जाता है इसको? कब? तो ये 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया जाता है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो डॉल्फिन का एक और स्थानीय नाम है सुसु या फिर शॉ, और ये अंधा होता है। ठीक है, ये अंधा होता है। और उसके बाद की बात करते हैं कि डॉल्फिन का अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो प्लेटेनिस्टा गंगेटिक होता है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका होता है। ठीक है, गंगेटिक। चलिए इस सेट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और 20 में आपको कितने मार्क्स आए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन।